गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 206 है यूपीपीसीएस के लिए। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 206 तक पहुँच सकते हैं और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? नई उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास नीति की घोषणा 1991 में की गई। आपको बताना है कि इसकी नीति के अंतर्गत कौन कौन से उपाय किए गए। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश, पूंजी बाजार में अभिगम्यता, खुला व्यापार। देखिए, नई उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और औद्योगिक विकास नीति 1991 में स्थापित की गई और इस नीति के अंतर्गत उपाय किए गए। औद्योगिक लाइसेंस समापन, औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश, पूंजी बाजार में अभिगम्यता और खुला व्यापार। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो नई उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास नीति की घोषणा 1991 में की गई और इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय किए गए। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन कर देना, और क्या है, विदेशी तकनीकी का निःशुल्क प्रवेश, विदेशी निवेश नीति और पूंजी बाजार में अभिगम्यता, खुला व्यापार और प्रावस्थाबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन और औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, सीधे से याद रखिएगा इसको। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में कहाँ हुआ? जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में पहली बार हुआ विशाखापत्तनम में। तो जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापत्तनम में हुआ था। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। तीसरा स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। छोटा नागपुर प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला है। छोटा नागपुर प्रदेश में कोयले की तो प्रचुरता है किंतु लौह अयस्क की नहीं। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। छोटा नागपुर प्रदेश में कोयले की प्रचुरता है, साथ ही साथ लौह अयस्क और अन्य खनिजों की भी प्रचुरता है। तो सही पूछा, सही दूसरा वाला तो है नहीं, केवल पहला ही सही है, तो ए है स्टेटमेंट। कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो देखिए, छोटा नागपुर प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तक फैला है। छोटा नागपुर प्रदेश में कोयला, लौह अयस्क, दूसरे खनिजों की प्रचुरता है और यही कारण है कि जो भारी उद्योग हैं वो कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों के निकट स्थापित किए गए हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। देखिए, इस प्रदेश में 6 बड़े लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला स्थापित हैं और यही कारण है कि यह प्रदेश भारी धातु उद्योगों के लिए जाना जाता है। नंबर 4 पर आ जाइए। फिर से स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। बेंगलुरु और चेन्नई औद्योगिक प्रदेश की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई और दूसरा स्टेटमेंट है, बेंगलुरु और चेन्नई औद्योगिक प्रदेश विद्युत आपूर्ति के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों पर आधारित हैं। देखिए, इंडिया का मैप बनाइए जल्दी से। अब कोयला या उससे आधारित संयंत्र जो हैं वो ये वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये बात हो रही है इधर की, तो इधर तो है ही नहीं। ठीक है, इधर तो है ही नहीं। कर्नाटक का बेंगलोर हो गया, तमिलनाडु का चेन्नई, कोयला आधारित संयंत्र, विद्युत संयंत्र थोड़ी है इधर। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला सही है केवल। तो देखिए, कर्नाटक का बेंगलुरु हो गया, तमिलनाडु का चेन्नई औद्योगिक प्रदेश कपास उत्पादक क्षेत्र हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए। पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और बेंगलुरु, चेन्नई औद्योगिक प्रदेश कोयला क्षेत्रों से बहुत दूर हैं और इस क्षेत्र में कोयला भंडार नहीं पाए जाते। यही कारण है कि इस प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत परियोजना पर निर्भर करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा वेस्ट बंगाल है। हुगली औद्योगिक प्रदेश महानदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सा सही है? देखिए, हुगली औद्योगिक प्रदेश तो हुगली नदी के किनारे बसा होगा ना, गलत है दूसरा स्टेटमेंट। वर्तमान में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल है, दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट असत्य हो जाते हैं। डी है इसका आंसर। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है और हुगली औद्योगिक प्रदेश हुगली नदी के किनारे बसा है, ना कि महानदी। नंबर 6 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न फिर से है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा।
वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण का एक अर्थ भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं? करेक्ट हैं दोनों के दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा सिविल सर्विसेज स्टडी के, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? एनटीपीसी, गेल, सेल, भेल, सारे ही हैं ये, ठीक है। तो सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम हैं जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे कि एनटीपीसी, भेल, गेल, सेल और बेल। भारत में सर्वाधिक चीनी मिलें कौन से राज्य में है? देखिए, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तो पहले नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। तो चीनी मिलों की संख्या के आधार पर सर्वाधिक मिलों वाला राज्य जो है महाराष्ट्र, 170 चीनी मिलें। उसके बाद उत्तर प्रदेश 158, कर्नाटक 58, आंध्र प्रदेश 43 और तमिलनाडु में है 41। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ये प्रश्न कई बार मैंने टेस्ट सीरीज में डाला है अपनी, और इसका उत्तर है बम्बई में। उस समय का बम्बई, वर्तमान का मुंबई। तो भारत में 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना हुई थी मुंबई में, बम्बई में। 10वां प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के निर्धारण में कच्चा माल अन्य कारकों की अपेक्षा कम महत्व रखता है, ठीक है। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूती उत्पादन की सर्वाधिक मिलें स्थित हैं। क्या ये बात सत्य है कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के निर्धारण में जो कच्चा माल है वो अन्य कारकों की अपेक्षा कम महत्व रखता है? जैसे लोहा, इसके लिए कोयला कच्चा माल है। तो यहाँ सही है वाला स्टेटमेंट, और भारत के तमिलनाडु राज्य में सूत उत्पादन की सर्वाधिक मिलें स्थापित है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, सी है इसका आंसर। देखिए, सूती वस्त्रों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाला कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता। अतः अन्य दूसरे कारक जैसे कि करंधों को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योग की स्थिति को जो है वो निर्धारित करते हैं। तो पहला वाला सही है। अब देखिए, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिले हैं, ठीक है, जो अधिकांश कपड़ा न बुनकर सूत का उत्पादन करती हैं। तो दूसरा सही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में तो आधे से अधिक मिलों की अवस्थिति है, और यही कारण है कि सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बिगाज इस्पात संयंत्र भारत का पहला पत्तन आधारित संयंत्र है। बोकारो इस्पात 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति नोआ मंडी से होती है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। 12वां प्रश्न भी कुछ इसी तरह से है स्टेटमेंट वाला। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना पश्चिम बंगाल के हीरापुर और दूसरा जो है कुल्टी में स्थापित किया। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था, और भिलाई संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुई थी। कुछ गलत तो नहीं है? कुछ गलत नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी कौन सी है? एलिमिनेट करें। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स नहीं है, बंगाल स्टील कॉरपोरेशन नहीं है, भारत लोहा इस्पात कंपनी नहीं है, टिस्को है, टिस्को मतलब टाटा लौह इस्पात कंपनी, जमशेदजी टाटा।
तो टाटा लोहा इस्पात कंपनी टिस्को 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित की गई और भारत की पहली जो है लौह इस्पात कंपनी थी ये। नंबर 14 पर आ जाइए। भारत का उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। इन राज्यों में लौह उद्योग ना होने का प्रमुख कारण क्या है? कच्चा माल ही उपलब्ध नहीं है तो कहाँ से होगा? तो देखिए, चूंकि उद्योगों की स्थिति जो है कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति, बाजार पूंजी, यातायात, श्रम। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक वितरण करने का जो है मूल्य वो न्यूनतम हो, कम लागत लगे। अब देखिए, परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, राजस्थान हो गया, गुजरात में लौह उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं है और कच्चा माल दक्षिण, ठीक है, ये कच्चा माल जो है वो दक्षिणी खासकर भारत के पूर्वी राज्यों में है। यही कारण है कि ये दक्षिणी एवं पूर्वी राज्यों में लौह इस्पात उद्योग की स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। चार स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा गलत है इस बार। तो कोयले का मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन और लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। विटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है और भारत में सर्वाधिक गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है और भूरे कोयले को लिग्नाइट कोयले के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में मिलता है ये। देखिए, सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। वो अच्छे किस्म का कोयला माना जाता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन सा? बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट? यही बिटुमिनस, ठीक है। और बिटुमिनस कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कम से कम 40% से 90% के ऊपर होती है और एंथ्रेसाइट में 90 से ऊपर होती है। इसमें 40 से 90 के बीच में होती है, 50% से कम कहाँ होती है? वो तो पीट कोयले की बात हो रही है, फिर गलत है। भारत में सर्वाधिक गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है, सही है। और भूरे कोयले को लिग्नाइट कोयले के नाम से जाना जाता है, सही है। और कोयले का मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन और लौह अयस्क के प्रगलन के लिए किया जाता है। तो करेक्ट हो गया पहला, करेक्ट हो गया तीसरा, करेक्ट हो गया चौथा। अपने को अगर ढूंढना गलत तो केवल दूसरा ही गलत है। कोई ऑप्शन है क्या इसमें ऐसा जो केवल दो हो? केवल दो, बी। तो बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 90% तक होती है, ना कि 50% से कम। एंथ्रेसाइट कोयले में 90% से ऊपर होती है। देखिए, कोयला मुख्य रूप से दो भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है, जिनके नाम है गोंडवाना और टर्सरी निक्षेप। और भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, जो कि है दामोदर घाटी में। और यह दामोदर घाटी झारखंड बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। नंबर 16 पर आ जाइए। बीना तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। तो बीना तेल शोधन कारखाना भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में स्थित है और बीना तेल शोधन कारखाने का स्वामित्व व संचालन भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकार में है। नंबर 17 पर आ जाइए। प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? किसकी की गई थी? ओएनजीसी या गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं विपणन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की स्थापना 1984 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उद्यम के रूप में की गई। नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट धात्विक खनिज है, मैग्नीज धात्विक खनिज है, तांबा धात्विक खनिज है, माइका नहीं है। तो देखिए, रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिज जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो गए धात्विक, दूसरे अधात्विक। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के और अधात्विक खनिज भी दो प्रकार के। धात्विक खनिज में लोहा और अलोह। लोहा हो गए जैसे कि लोहा मैग्नीज हो गया, अलोह हो गए तांबा बॉक्साइट। अधात्विक खनिज भी दो श्रेणी में बांटे जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ईंधन खनिज जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये जो हैं वो हैं परंपरागत स्रोत ऊर्जा के, मतलब एक दिन खत्म हो जाएंगे। और अन्य अधात्विक खनिज जैसे कि माइका, चूना पत्थर, ग्रेफाइट। तो यही अपना उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत संसाधन नहीं है?
देखिए, परंपरागत संसाधन है, कोयला अनादिकाल से चला रहा है, किसी दिन खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस परंपरागत, परमाणु ऊर्जा परंपरागत, बायोमास परंपरागत नहीं है, ये गैर परंपरागत है। सूर्य का प्रकाश गैर परंपरागत है। तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं जो समाप्य संसाधन है, एक दिन खत्म हो जाएंगे ज़्यादा उपयोग किया तो इनका। जबकि जैव भार यानी बायोमास गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, जिन्हें भविष्य के ऊर्जा संसाधन के रूप में देखा जाता है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन यानी गैर परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, जल पवन ऊर्जा, ठीक है, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये भी पूछ लिया जाता है। देखिए, हर टेस्ट इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनका रिवीजन करते रहिए, हर चीज़ का रिवीजन हो जाएगा आपका। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश लगा दें? गलत है, उड़ीसा है, उड़ीसा। तो उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। लगभग 1/3 बॉक्साइट का उत्पादन भारत के उड़ीसा राज्य से होता है। कालाहंडी और संबलपुर उड़ीसा राज्य के अग्रणी बॉक्साइट उत्पादक हैं। उड़ीसा के बाद क्रमशः छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड का स्थान आता है। तो 20 प्रश्न किए थे मैंने ऐड, ये अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। जितने भी स्टूडेंट को यूपी पीसीएस की पेड सीरीज चाहिए फुल टेस्ट वाली, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो।